Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंतर्गत फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया के अंतर्गत एल्किलीकरण अभिक्रिया के दोष का सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। तो एल्किलीकरण अभिक्रिया बेंजीन से उच्च सजात बनाने की वैसे तो बहुत अच्छी विधि है, लेकिन इसके कुछ दोष हैं। पहला दोष क्या है इसका कि जो एल्किल समूह है ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होने के साथ साथ बेंजीन वाले को भी क्या कर देते हैं, एक्टिवेट। अतः एल्किलीकरण से पहले क्या बनता है, मोनो एल्किल उत्पाद ही बनता है। जैसे हम यहाँ देखिए बेंजीन है, जब हम इसकी मेथिल क्लोराइड की एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होती है। लेकिन बेंजीन की तुलना में मोनो एल्किल बेंजीन की अधिक क्रियाशीलता के कारण इसकी क्रिया बेंजीन की तुलना में अधिक तेजी से होगी और डाई एल्किल बेंजीन की क्रियाशीलता मोनो एल्किल बेंजीन से अधिक होगी। तो इस प्रकार उसका एल्किलीकरण तब तक होता रहेगा जब तक कि एल्किल समूह की दोनों ऑर्थो व पैरा स्थिति प्रतिस्थापित न हो जाए। जैसे हम यहाँ देखें, ये है टॉलुइन। जब इसकी वापस से मेथिल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे भी एक एल्किल समूह जुड़ जाता है और पैरा पोजीशन पे भी फिर वापस से एल्किलीकरण होता है। तो या तो दोनों ऑर्थो पोजीशन भर जाए या ऑर्थो और पैरा, फिर वापस से एल्किलीकरण होता है तो इसकी दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन भर जाते। तो यह यहाँ तक नहीं रुकती वरन आगे तक चलती रहती है। नेक्स्ट है कार्बोकैटायन का स्थायी अवस्था में पुनर्विन्यास हो जाता है, अतः इच्छित उत्पाद के स्थान पर हमें क्या प्राप्त होता है, पुनर्विन्यासित उत्पाद। जैसे हम बेंजीन की क्रिया किससे करवाएं, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ। तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। और इसी प्रकार से जब हम बेंजीन की क्रिया एन प्रोपिल क्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, आइसोप्रोपिल बेंजीन। कई बार एल्किलीकृत उत्पाद का क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन अथवा असमानुपातीकरण भी हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर करवाएं एथिल बेंजीन की तो समानीकरण के द्वारा क्या बन जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से दो मॉलिक्यूल यदि हम एथिल बेंजीन के ले और असमानुपातीकरण के कारण क्या होगा, एक बेंजीन वाला और दूसरा ये उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। जब किसी एरोमेटिक यौगिक की लुईस अम्ल की उपस्थिति में एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एरोमेटिक कीटोन बनते हैं। बेंजीन है ROCOCl एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, एसिल हैलाइड। इस अभिक्रिया की वेग समीकरण में वेग रेट किसके इक्वल होती है, कि बेंजीन की सांद्रता प्लस RCOCl की सांद्रता और AlCl3 की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात इसकी क्रिया विधि भी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण की भांति ही होती है, जिसमें मंद व वेग निर्धारण पद के द्वारा एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो पुनः एक मंद एवं वेग निर्धारण पद द्वारा बेंजीन अथवा अन्य एरोमेटिक यौगिक पर इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण करके वीलैंड मध्यवर्ती बनाता है जो एक प्रोटॉन खोकर प्रतिस्थापन उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखें RCOCl जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवाता है तो निम्न संक्रमण अवस्था आती है। फिर क्या प्राप्त होता है उससे हमें, कार्बोकैटायन। जो ये कार्बोकैटायन है या इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के साथ क्या बनाएगा, व्हीलैंड मध्यवर्ती, और फिर वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। जैसे बेंजीन की क्रिया जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, एसीटोफिनो। तो इस प्रकार से फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स।
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है उसे दर्शाने वाले चित्र को ऊर्जा अवस्था चित्र या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स कहा जाता है। उपयुक्त वर्णित समस्त इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक पहले सिग्मा संकुल या व्हीलैंड मध्यवर्ती बनाता है जो एक प्रोटॉन निष्कासन के बाद प्रतिस्थापन उत्पाद में बदल जाता है। एक सामान्य या प्रारूपिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए संलग्न प्रकार का ऊर्जा अवस्था चित्र प्राप्त होता है। जैसे यहाँ है बेंजीन है, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो निम्न मध्यवर्ती बनेगा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा व्हीलैंड मध्यवर्ती में। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है, व्हीलैंड मध्यवर्ती में ये चार्ज पूरी बेंजीन वलय पे चेंज होता रहता है। फिर ये किस में कन्वर्ट होता है सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में, जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल तो अटैच हो जाता है और यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता हुआ है, लास्ट में ये निकल जाता है और हमें एल्किल उत्पाद प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे सक्रिय कारक एवं निष्क्रिय कारक या विसक्रिय कारक प्रतिस्थापित एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। तो प्रतिस्थापी समूहों के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर यह ज्ञात होता है कि उस समूह से बेंजीन वलय का सक्रियकरण या एक्टिवेशन होता है अथवा डीएक्टिवेशन। जो समूह बेंजीन वलय को एक्टिवेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एक्टिवेटिंग या सक्रियकारिक समूह, और जो समूह बेंजीन वलय का क्या कर देते हैं निष्क्रियकरण कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों के आधार पर विभिन्न समूहों को हम निम्न वर्गों में बांटते हैं। फर्स्ट समूह कौन सा है प्लस आई अथवा अतिसंयुग्मन वाले ग्रुप्स एक्सर्टिंग प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। एल्किल समूह का बेंजीन वलय पर प्लस आई प्रभाव पड़ता है। साथ ही यदि एल्किल समूह में कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसका क्या हो जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव भी पड़ता है। दोनों प्रभाव एक ही दिशा में कार्य करते हैं अर्थात दोनों प्रभावों की उपस्थिति में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। अतः इस प्रभाव से बेंजीन वलय की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में बेंजीन वलय का क्या हो जाता है एक्टिवेशन। इसलिए ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन समूह कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखें ये है मैथिल समूह, तो इसके पास क्या उपस्थित है सक्रियकारी हाइड्रोजन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। इस प्रकार से बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉनों का आंशिक रूप से स्थानांतरण होता है प्लस आई प्रभाव या अतिसंयुग्मन के कारण। और यहाँ पर क्या है सिर्फ केवल प्लस आई प्रभाव अतिसंयुग्मन नहीं है, अतः ये क्या होगा कम क्रियाशील होगा किसकी तुलना में टॉलुइन की तुलना में। तो ये सदैव ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी होते हैं। यदि एल्किल समूह का केवल प्लस आई प्रभाव पड़ रहा हो तो बेंजीन वलय को सक्रिय तो कर देता है, लेकिन यदि प्लस आई प्रभाव के साथ क्या हो रहा हो अतिसंयुग्मन भी हो रहा हो तो बेंजीन वलय की क्रियाशीलता और अधिक हो जाती है। यही कारण है कि टॉलुइन की क्रियाशीलता टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन से क्या होती है अधिक होती है। सेकंड कौन सा ग्रुप है माइनस आई प्रभाव वाले। तो यदि बेंजीन वलय के साथ कोई एक ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो क्या हो माइनस आई प्रभाव डालने वाला हो तो बेंजीन वलय में क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और बेंजीन वलय कैसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। अतः उसके प्रति इलेक्ट्रोफाइल का आकर्षण कम हो जाता है अर्थात उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। अतः ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं डीएक्टिवेटिंग या निष्क्रिय कारक समूह कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखें CCl3 इसका कौन सा प्रभाव होगा माइनस आई प्रभाव। इस कारण से क्या होगा बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉनों को भी यह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस कारण से यह इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण इसका इलेक्ट्रोफाइल के प्रति आकर्षण भी क्या हो जाता है कम हो जाता है।
तो अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं, मेटा निर्देशकारी। इन समूह को मेटा निर्देशक शक्ति या मेटा डायरेक्टिंग पावर को हम अतिसंयुग्मन द्वारा भी समझा जा सकते हैं, जो कि टॉलूइन के विपरीत दिशा में होता है। जैसे यहाँ देखिए, क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये वाला कार्बन इसके पास वाले कार्बन अर्थात बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस चार्ज, फिर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ, तो इस प्रकार से क्या होता है, अति संयुग्मन। चूंकि उपयुक्त अवस्था में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे क्या आ रहा है, यहाँ अगर हम देखें, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है ये वाली, और नीचे वाली क्या है, पैरा पोजीशन। तो यहाँ धनावेश, अतः इन पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण नहीं हो सकता, इसीलिए कौन सी पोजीशन पे होता है, इसके मेटा स्थिति पर प्रतिस्थापन होता है। थर्ड ग्रुप कौन सा है, -I व -M प्रभाव वाले। तो कुछ समूहों के प्रेरण प्रभाव अर्थात इंडक्टिव एवं मेजोमेरिक प्रभाव दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, अर्थात दोनों प्रभाव मिलकर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने वाले होते हैं। अतः ये क्या होते हैं, मेटा निर्देशकारी तथा तीव्र निष्क्रिय कारक या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। जैसे नाइट्रो समूह, इस समूह में नाइट्रोजन परमाणु ऋण विद्युती होने के कारण बेंजीन पे कौन सा प्रभाव डालता है, -I। साथ ही उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है जो कि बेंजीन वाले के संयुग्मन में है, अतः इसमें -M प्रभाव भी होता है। दोनों प्रभाव एक ही दिशा में हो रहे हैं और दोनों प्रभाव बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने वाले हैं, अतः NO2 समूह तीव्र निष्क्रिय कारक होता है। यहाँ हम देखें, इसका -I इफेक्ट है, साथ में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन अर्थात मेजोमेरिक इफेक्ट भी हो रहा है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ ले लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये वाला शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति नाइट्रोबेंजीन बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होती है। चौथा समूह है -I तथा +M प्रभाव वाले समूह। तो यहाँ प्रेरण प्रभाव तथा मेजोमेरिक प्रभाव दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ये समूह प्रेरण प्रभाव -I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी ओर आकर्षित करते हैं और मेजोमेरिक या +M प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले में अनुनाद करते हैं। अतः +M प्रभाव के कारण तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि होती है, जबकि -I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या होती है, कमी होती है। अतः कौन सा प्रभाव एक दूसरे पे हावी रहता है, इस बात पर बेंजीन वलय का कुल इलेक्ट्रॉन घनत्व निर्भर करता है। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जब -I प्रभाव +M से अधिक हो, तो इस अवस्था में चूंकि -I प्रभाव +M प्रभाव की तुलना में तीव्र है, अतः कुल मिलाकर बेंजीन वलय क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। अर्थात हेलो बेंजीन में हेलोजन परमाणु की अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण बेंजीन वलय पर तीव्र -I प्रभाव पड़ता है। दूसरा ओर इनकी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ क्या होती है, कॉन्जुगेशन में होने के कारण बेंजीन वलय पे क्या डालते हैं, ये +M प्रभाव। जैसे हम यहाँ देखिए Cl का कौन सा प्रभाव होता है, माइनस, इस कारण से बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इस पे लोन पेयर है जो कि इसके कॉन्जुगेशन में, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ -चार्ज। इस प्रकार से इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन में कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार उपयुक्त अनुनादी संरचनाओं में हम देखते हैं कि +M प्रभाव के कारण बेंजीन की ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। फलतः आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वह ऑर्थो पैरा स्थितियों पे जुड़ेगा। अतः ऐसे
ऐसे समूह ऑर्थो एवं पैरा निर्देशकारी होते हैं, लेकिन तीव्र -I प्रभाव के कारण कुल मिलाकर बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है। अतः ये निष्क्रिय कारक होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन की तुलना में कम तीव्रता के साथ संपन्न होती है। थैंक यू।